चलिए आज हम बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। देखिए लॉकडाउन तो लग रहा है कि ये आगे बढ़ते चला जाएगा, तो अब एक ही उपाय है कि हम ऑनलाइन ही पढ़ें, ऑफलाइन का तो कोई उपाय नहीं है, ना दिख रहा है। तो चलिए हम ऑनलाइन में जो आज का लेक्चर है वो है कूलम्स लॉ। यानी कूलम्स लॉ के पहले बहुत सारा चीज़ें था, 12th क्लास का चैप्टर 1 जिसमें से कूलम्स लॉ है, और कूलम्स लॉ के पहले कुछ चीज़ें हमने क्लास में करा भी दिया है, और कुछ बैच का जो है वो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। तो मुझे लगा कि कूलम्स लॉ से स्टार्ट करने से जो बाकी और भी बच्चे हैं जो बाहर के हैं उसको भी समझ में आने लगेगा और अच्छे समझ में आ भी जाएगा। इसीलिए हम कूलम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ बड़े इंटरेस्टिंग है और बड़े मज़ेदार है, क्योंकि ये इसकी जो फार्मूला है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो आगे आपको हमेशा काम आने वाला है। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ को अगर आप समझ जाते हैं तो आप समझिए कि फर्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो कूलम्स लॉ के बारे में हम बात करें, इससे पहले आपको समझना होगा कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या है। देखिए जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अगर हम बारे में बात करें और कूलम्स लॉ के बारे में, तो दोनों में सिमिलरिटीज है। तो सबसे पहला हमारा जो लेक्चर है इसमें हम फोकस करेंगे कि कूलम्स लॉ को भी समझ जाए और साथ साथ में ग्रेविटेशनल लॉ को भी, क्योंकि इसमें दोनों में सिमिलरिटीज भी है और डिसिमिलरिटीज भी है। मतलब दोनों में समानता भी है और असमानताएं भी है। क्या समानता है और क्या असमानता है, इन दोनों को पहलू को अगर आप अच्छे से समझ जाइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल के नाम पर के लिए और कूलम्स के लिए। ग्रेविटेशनल का अगर हम देखें तो वो आपने 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। तो चलिए ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, उसके बाद इसमें आएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं समय का। इन दोनों में से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आया भी कौन है, तो आप ऐसे भी जानते हैं 9th में आप ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं, क्योंकि ये पहले आया है। और देखिए कितना साल, लगभग लगभग 99 होता है, लेकिन 100 साल मान लीजिए तकरीबन का गैप है जब ये आया ग्रेविटेशनल लॉ, यानी जो न्यूटन साहब ने दिए। और अगर हम देखें न्यूटन साहब का, तो सिर्फ अकेला न्यूटन साहब का दिया हुआ ये नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी कई लोगों से थ्योरी लिया है, पढ़ा है, उनको स्टडी किया है और अपना भी बहुत सारा मेहनत मिलाया है। तो कूलम्स लॉ ग्रेविटेशनल लॉ तैयार हुआ है। और आज जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल लॉ, ये एक तरह से पूरा तरह से कंप्लीट फॉर्म जो बनाया गया है वो न्यूटन के द्वारा है। लेकिन इसके इनके पहले जो थे वो कैपलर्स थे, उनके भी पहले जो थे टाइको ब्राहे। तो इस तरह से कई का स्टडी करके एक चैन बना, और जो कि यहाँ पे आके समराइज्ड हो गया, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ भी इनसे मिलता जुलता है, तो शायद कूलम साहब ने भी इन्हीं से थोड़ा बहुत आइडिया लिया और अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने बहुत अच्छे से किया। और इस फार्मूला को अगर हम बात करें, इस कूलम लॉ की बात करें, तो ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है और ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर आया है, तो इसको कोई काट नहीं सकता है जल्दी। सबसे प्रॉब्लम यही है कि अगर आप इसको गलत साबित करना चाहें तो आपको एक्सपेरिमेंट करके ही साबित करना पड़ेगा, और वो बड़ा टफ है, क्योंकि इन्होंने भी तो वो सारा एक्सपेरिमेंट, वो सारा पॉइंट को ध्यान में रखा जो बातें अब निकल सकता है। अब आते हैं, बात करते हैं कूलम ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में। ये क्या कहते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल लॉ का अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल लॉ बड़ा सिंपल बात कहता है। न्यूटन साहब ने कहा कि धरती पर यानी कि यूनिवर्स में चाहे एक बॉडी और दूसरा बॉडी, कोई दो बॉडी ले लीजिए जिसमें कि मास होगा, और ऑब्वियस सी बात है अगर कोई बॉडी है तो उसके अंदर ऑलरेडी मास होगा, m1 होगा, इसमें मान लीजिए m2 होगा, हो सकता है इक्वल मास भी हो और अलग अलग भी हो। तो दो अलग अलग मासेस हमने लिया, m1 और m2। अब रही बात, कहता है कि इन दोनों मासेस के बीच जो फोर्स लगता है वो है अट्रैक्टिव फोर्स। अब रही बात फोर्स किधर लगाएंगे, देखिए कई बच्चे ऐसे करते हैं गलती कि इन दोनों के बीच फोर्स निकालने में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान से आप देखिए, ये दोनों, ये जो फोर्सेस है ग्रेविटेशनल हो या कूलम्स, ये दोनों सेंट्रल फोर्सेस है। और सेंट्रल फोर्सेस का मतलब होता है कि वो लाइन ज्वाइनिंग जिधर होगा, दोनों चार मास को मिलाने वाला जो सेंटर से गुजरेगा, वो लाइन, उस लाइन के अलोंग होगा वो फोर्सेस एक्ट करेगा, उसको सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। और चूंकि ये और भी आगे जाके मॉडिफाई हो जाता है सेंट्रल फोर्सेस, ग्रेजुएशन में और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि सेंट्रल फोर्स वो होता है जब दो बॉडी को मिलाते हैं और वो पॉइंट जो होता है, जो लाइन होता है, उसी के अलोंग फोर्स एक्ट करता है, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर, तो उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रल फोर्स अभी इतना ही आपको समझना है। तो ये भी सेंट्रल फोर्स है और ये भी सेंट्रल फोर्स है। कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि ग्रेविटेशनल लॉ को क्या सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं, बिल्कुल हाँ। कूलम्स लॉ को क्या सेंट्रल फोर्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं।
तो देखिए अब आइए इस पे हम बात करते हैं कि जो इसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो देखिए चूंकि इन दोनों को अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच अगर देखें तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो यानी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ये बॉडी चाहेगा कि ये मेरे तरफ चला जाए और ये वाला चाहेगा कि ये मेरे तरफ आ जाए, तो यानी फोर्स इधर लग रहा है। सिंपल बात करें, अच्छा देखिए यहाँ पे F1 F2 लिख सकते थे, लेकिन आपको आगे जाके समझ में आएगा कि दोनों के ऊपर जो फोर्सेस है वो दोनों सेम होता है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए एक दायां जा रहा है एक बायां जा रहा है। तो सवाल यह है कि इस फोर्स का जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो देखिए इसने कहा ग्रेविटेशन, न्यूटन साहब के अनुसार अगर देखें तो इसमें ये कहता है कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो दोनों के मास के प्रोडक्ट, यानी इसका मास इसका मास इसका मास इसका मास दोनों के प्रोडक्ट यानी गुना कर दीजिए, उसके समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इन्होंने एक बात कहा कि अगर आप इसके सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, अब देखिए अगर ये पॉइंट मास है तो पॉइंट तो एकदम बिल्कुल सेंटर एकदम बिल्कुल साइजलेस होता है, मतलब उसमें साइज तो होती नहीं है। पॉइंट का मतलब होता है जिसका बॉडी का साइज ही ना हो दिखे। तो एक पॉइंट के कहिए या इसको कहिए इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास, यानी जहां पे इसका पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, तो उस जगह से दूरी दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर है तो ये कहते हैं कि इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर का। तो ये दो लॉ, जो दो पॉइंट जो बातें कह रहा है, ये न्यूटन ने भी कहा, और बड़े मजेदार है कि ये दोनों बातें इनमें भी आता है, और वही चीजें आपको समझना है कि बड़ा एक जैसा दिखता है। तो सबसे पहले तो ये दोनों आगे समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इनके बाद हम ये चीज देखते थे कि M1 M2 बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर F इस प्रोपोर्शनल को हटाते थे, ये हो जाता था M1 M2 बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक बात करते थे कि G जो है इसको एक नाम दिया गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक। हिंदी मीडियम का अगर बच्चा अगर देखें तो इसको कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक। अच्छा, इसके बाद इसका एक और नाम पड़ता है जिसका नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट। सबसे मुद्दा इसी के बात करेंगे। सबसे मुद्दा जो जबरदस्त बातें उठेगी इसी पर, यूनिवर्सल कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है, नाम इसका पड़ गया यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों पड़ा, क्या इसका मतलब है, ये हम पूरा जानेंगे, इसके लेक्चर खत्म होते होते आपको क्लियर हो जाएगा यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बाद भी एक नाम पड़ रहा है, चलिए उसका भी कुछ मतलब है, हम समझेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि एक मास दूसरे मास पे क्या करता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है। कहने का मतलब अगर ये बॉडी है और ये एक पेन है और ये दोनों पेन है, तो ये दोनों भी आपस में अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो महसूस नहीं होता। और ऐसा क्यों हो सकता है, इसका वजह तो ये हो सकता है, आप इसको दो तरह समझ सकते हैं, या तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो बात कह रहा है लग रहा है, ये बात तो न्यूटन साहब ने कहा कि ये लगता है, लग भी रहा है। पर क्या हो सकता है, दूसरा बात क्या हो सकता है कि ये इतना कम लगता हो कि पता ही ना चले। तो ये बात सही है कि ये इतना कम फोर्स अमाउंट में लग रहा है कि हमारा हाथ पे असर नहीं कर रहा है कि ये खींच ले। तो चलिए, ये फोर्स बहुत वीक होता है, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगा, और आगे हम इसका डेरिवेशन में निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड का जब कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल के बीच, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर होता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है और ये इसके तुलना में बहुत कम होता है। और ऐसे भी इसका आपको अगर देखा जाए स्ट्रेंथ वाइज, तो दुनिया का सबसे, यानी कि यूनिवर्स में सबसे वीकेस्ट फोर्स मानते हैं इसको, सबसे कमजोर फोर्स मानते हैं इसको। तो चलिए, इसका बात यहाँ तक समझ में आया। अब हम इस पे आते हैं, और आप इसको पूरे लेक्चर को आप जब देखिएगा तो बड़ा गजब का लगेगा। ये जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो हमारे समाज में आपको अगर हम देखें, रिलेट करें, तो लगेगा माँ और छोटा बच्चे के साथ जो प्यार होता है, अट्रैक्शन होता है, उस तरह का है। और अगर इस लॉ को अगर देखें तो आपको लगेगा कि एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच जिस तरह से बर्ताव होता है, उस तरह से ये नेचर इसका दिखता है। मतलब कभी आकर्षण, कभी प्रतिकर्षण, कोई तीसरा मौजूद हो जाए तो वो उसको इफेक्ट करता है। ये सारी बातें आपको समझ में आएगा। लेकिन माँ और बेटे के बीच जो छोटा बच्चा होता है और एक माँ होती है, उनके बीच कोई तीसरा आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा यूनिवर्सल है और ये बड़े मजेदार है। अब कैसे नजर आता है वो आपको हम पूरी तरह से दिखाएंगे, इसको समझाएंगे। लास्ट तक आपको अगर वीडियो तक बने रहिएगा तो आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए हम इस पे आते हैं। देखिए, हमको उसका पढ़ना नहीं था, चूंकि 11th में पढ़ा हुआ है तो इतना हम इसको डिटेल नहीं जा सकते अभी, बस
इसको हम इतना था कि हम इसको समझा दिया आपको कि ये बातें कह रहा है मोटे मोटे तौर पे। बहरहाल हम इस पे बात करते हैं। देखिए कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ क्या कहता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए कहता है कूलम्स लॉ स्टेट दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी जो फोर्स लगेगा, जो इंटरेक्शन यानी दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ पे हम घेर देते हैं, ये पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा है। चार्जेस भी होना चाहिए कैसा, पॉइंट। देखिए ये जो डेफिनेशन है, यानी कि जो कूलम्स लॉ ने ज्यादातर जो जोड़ दिया है, बातें जो कही है, वो मोटे तौर पे कही है कि किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए बड़ा अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं कि बड़े के लिए नहीं करता है, लेकिन उतना फोर्स का जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड होगा वो असल में नहीं पता चलेगा, कुछ बातें हो जाती है उसमें असर दिखेगा, पर पॉइंट चार्ज के लिए बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। वो हम देखेंगे इसके कमियों में भी कहाँ कहाँ आता है। तो पहले तो ये कह रहा है मोटे तौर पर कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। चार्ज का मतलब, पॉइंट चार्ज का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, कोई बॉडी क्या होना चाहिए, साइज में बहुत ही पॉइंटेड होना चाहिए। मतलब इस साइज को आप इस तरह से कर सकते हैं, मतलब जिसका साइज ही ना पता चले वो पॉइंट साइज करता है। और ऐसे हम देखिए कब पॉइंट साइज ट्रीट करते हैं किसी बॉडी को, अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है और अगर हम इसको 10 किलोमीटर से देख रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के तुलना में, इस आर के तुलना में, अगर इसको कुछ बड़े आर से डिनोट कर दें तो इस आर के तुलना में ये आर तो बहुत छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि इस लेंथ के लिए ये बॉडी जो है वो पॉइंट साइज है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये लेंथ हो गया, और ये एक पूरा जो बॉडी का था मास m, अब समझ सकते हैं इसको एक पॉइंटेड मास। यानी कि पॉइंट मास कब होता है, या पॉइंट बॉडी को कब ट्रीट करते हैं, जब वो पूरे उसका जो साइज है, डायमेंशन है, वो बहुत जिस डिस्टेंस के तुलना में ले रहे हैं उस डिस्टेंस के तुलना में वो नेग्लेजिबल हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तो हमें उसको कहते हैं पॉइंट। और पॉइंट मास हो सकता है, पॉइंट चार्ज भी हो सकता है। तो पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। इसको ऐसे समझेंगे कि आपको समझिए कि बिल्कुल क्लास में बैठे हैं, आपको इस तरह से फील करना है, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, पूरा हर बात को एकदम डिटेल में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास का बाइंडेशन है नहीं कि भाई क्लास अब दूसरा छूट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको जब टाइम मिले बिल्कुल आप ओपन कीजिए और देखिए, और फिर जब आपका लगे कि सर दर्द हो गया, भारी हो गया, अब नहीं देख सकते, बस पॉज कीजिए और फिर चाय वाय पीजिए, फ्रेश होइए, और फिर इसके बाद देखना शुरू कीजिए। आप लेट के देख सकते हैं, बैठ के देख सकते हैं, किसी तरह बस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या क्या बातें हैं। और अगर आप सिर्फ वीडियो अटेंड करते हैं, लेक्चर देख लेते हैं, तो आपको कई बातें जो है दिमाग में आ रह जाएगा, और कई बार जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराएंगे वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत आगे काम भी आएगा। तो चलिए बहरहाल जो हम बात करते हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है पॉइंट चार्जेस, आपका समझ में आ गया पॉइंट चार्जेस। तो कह रहा है उन पॉइंट चार्जेस के बीच जो इंटरेक्शन होगा, जो उसका फोर्स होगा, वो फोर्स जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है उनके चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब, चलिए हम इस पे बात अब समझते हैं। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा है Q2, ये भी प्लस ये भी प्लस, एक पेयर यहां पे रख देते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, या यहां पे इसको रख देते हैं, एक प्लस चार्ज है Q2, यहाँ पे है Q3 मान लेते हैं, यहाँ पे माइनस है Q4, एक और पेयर रख लेते हैं यहाँ पे माइनस Q5 और माइनस Q6। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये तीन तरह का पेयर कंडीशन है, फर्स्ट पेयर ये है, सेकेंड ये, थर्ड ये। अब इन तीनों के बीच फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, तो देखिए हमने कहा कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का कई बार बच्चा इसको समझ नहीं पाता है, कहता है इधर फोर्स लगा दिया, कोई इधर फोर्स लगा दिया, भाई ये इधर की ये वाला इसको बॉडी को इधर खींच रहा है और ये बॉडी इस बॉडी को उधर खींच रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, इसका डायरेक्शन भी मायने रखता है। देखिए क्या ये डायरेक्शन होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड होगा इसके लाइन खींचने पर। तो सबसे पहले आप दो बॉडी के बीच अगर फोर्स बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो इन दोनों को एक लाइन पर पहले ड्रॉ कीजिए, इसको दोनों को चार्ज को मिलाइए पहले उस लाइन से। जैसे ही इस लाइन से मिलाइएगा, देखिए यहाँ पे इस चार्ज को इस चार्ज से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किधरों जा सकता है। अब ये तीन पेयर है, इन तीन पेयर में फोर्स को बताना है किधर लग रहा है। तो सबसे पहला बात हम करते हैं, फोर्स दिखाते किधर लग रहा है। तो आइए इसमें देखते हैं, साइन बहुत मैटर करता है। तो ये प्लस चार्ज है,
ये भी प्लस चार्ज है, तो देखिए प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो चलिए इसको रिपल्सन दिखा देते हैं, इधर लग रहा है F। इसमें फोर्स किधर लगेगा, इधर। अच्छा, दोनों का वैल्यू बराबर लिख दिए फिलहाल, आप 1 2 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना आप समझ लीजिए कि जो फोर्स लग रहा है ये F1 F2 ये दोनों बराबर हो जाता है, और ये असल में होता है, इसीलिए आप इसको हम थोड़ा सा F लिखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। यहां भी समझिए F1 F1, यहाँ पे जो फोर्स है ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के बीच फोर्स अट्रैक्शन वाला होगा, यानी सिमिलर चार्ज जो है वो रिपल करता है, और अपोजिट चार्ज यानी कि क्या कहें, अपोजिट चार्जेस जो होता है नेचर में वो अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगा और यहाँ भी फोर्स लगेगा। मतलब ये वाला चार्ज चाहेगा कि तुम अंदर आ जाओ, ये वाला चार्ज चाहेगा कि तुम इधर चले जाओ, और दोनों पर फोर्स लग रहा है F2 F2। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ठीक है, आगे भी देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखिए इसमें हम डायरेक्शन देख रहे हैं, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसका मतलब ये भी क्या करेगा, रिपल्सन, और ये भी क्या करेगा, रिपल्सन। तो जनरली देखिए क्या है, ये मान लेते हैं थर्ड फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है, ये हो सकता है 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 12 न्यूटन, कुछ न्यूटन हो सकता है अंतर हो, इसलिए हमने F1 F2 F3 के पेयर में दिखाया। अब देखिए बात करते हैं इनके और की किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं R, तो आपको समझ में आ गया कि इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम क्या डिनोट कर रहे हैं, R। यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा होगा। अब देखिए इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं, एक को लेकर समझेंगे, ज्यादा आसान होगा, सहूलियत होगी समझने में, इसको मिटा देते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझ में आ गया कहाँ रिपल्सन होगा, कहाँ अट्रैक्शन होगा, और किधर फोर्स का डायरेक्शन देंगे। कई बार बच्चे ऐसे गलती करते हैं, फोर्स को इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस पे इधर कर देते हैं, ये कभी नहीं करना है। इस लाइन को छोड़ के कहीं नहीं दिखाना है, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होता है, इसीलिए ये इधर डिनोट करते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा कि किधर फोर्स दिखाना। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद दूसरा पॉइंट जो बात करता है, वो बात कहता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, Q1 और क्या Q2 के प्रोडक्ट का। ये बात तो एक पॉइंट में इसके डेफिनेशन से एक बात निकल गई, हमें डेफिनेशन नहीं कह सकते, इसके स्टेटमेंट से, यानी कूलम लॉ ने जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट से ये बात पता चला, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 होगा, यानी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए दूसरा पॉइंट बात जो ये कह रहा है, वो कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them and acts along the straight line joining the two charges। हिंदी में इसको कहें, दोनों आवेशों के, आपको हम पढ़ के बताते हैं, दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो सबसे पहले ये तो अब क्लियर हो गया, आप स्टेटमेंट अगर लिखना है तो हिंदी मीडियम वाला एक बार पीछे करके फिर से लिख लीजिएगा। चलिए हम इसको समझाना चाहते हैं, समझाना बहुत जरूरी है पहले, तब आपको क्लियर हो जाएगी बातें सारे। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी मैथमेटिकल फॉर्म अगर बोले तो 1/r²। ये भी बात वही कह रहा है जो वहां पे देखने को मिल रहा था न्यूटन लॉ में। फिर कह रहा है एक्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। देखिए स्टेटमेंट वहीं पूरा हो जाता है, लेकिन इसके आगे ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये जो कार्य करता है वो किधर लगता है, ये बात भी बोल रहे हैं, किधर, स्ट्रेट लाइन, दोनों चार्ज को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा, जो अभी हमने चर्चा किया,
उस स्ट्रेट लाइन के एलोंग जो है फोर्स एक्ट करेगा। पहली बात तो ये था कूलम्ब्स लॉ का पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए इन दोनों फोर्सेस को मिला दीजिए, इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाइए। जो मैथमेटिकल फॉर्म था वो इस तरह से नजर आएगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसको आगे बढ़ाइए और इसके बाद आप लिखिएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और इसी जगह पर एक बहुत बड़ा बात निकल कर आया, K क्या है। जैसे कि वहां पे क्या था, G था, यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या है, समानुपातिक नियतांक कहते हैं इसको। लेकिन इसको एक बात तो जरूर नहीं कह सकते जो कि उसमें लिखा है यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट कह दें तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब क्यों नहीं है, अब ये बातें उठता है और यही चीज का यहाँ पे विश्लेषण करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा क्या बातें होती है कि कोई तीसरा आ जाए किसी दो के बीच। आप समझ रहे हैं ना बात कर रहे हैं, अगर एक एक्स है आदमी, मान लीजिए एक वाई है और उसके बीच कोई एक्स आ जाए तो पहले वाला जो एक्स वाई था उनके बीच बिखराव हो जाता है, वो नहीं रहता है। ऐसा किस में देखने को मिलता है, कूलम्ब्स लॉ वाले में स्टेटमेंट में या इसमें, आपको पता चल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसी के बारे में। देखिए यहाँ पे ये जो के का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये बातें यहाँ पे निकल कर बाहर आएगा। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये दिखने को मिला, इसको मिटा देते हैं तब आपको अब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दो बातें हम देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए एक फोर्स यहाँ पे ले लीजिए Q1 चार्ज और यहाँ पे ले लीजिए Q2 चार्ज। इसके बीच डिस्टेंस रखिए r। एक यहाँ पे मास ले लीजिए M1 और यहाँ पे ले लीजिए M2 और इसके बीच भी डिस्टेंस रखिए r। फिर एक और पेयर लीजिए M2 M1 और एक लीजिए M2। पेयर में मास वही, अबरी बार देखिएगा सेम पेयर है, यहाँ भी फर्क कहाँ पे आएगा, एक चार्ज यहाँ पे प्लस Q1 है और यहाँ पे क्या है प्लस Q2 है। इसके बीच डिस्टेंस क्या लिए, r लिए। अब देखिए दोनों में फर्क कहाँ है, इसके बीच जो प्लस प्लस है तो चलिए रिपल्सिव फोर्स लगा F, ये लगा 5 न्यूटन सपोज दैट, और ये 50 न्यूटन लगा, सॉरी इसका हम लिख देते हैं, और F2 लग रहा है 2 न्यूटन। यहां मान लीजिए यहां पे रखे हैं फ्री स्पेस, यहां पे रख दिए कोई मीडियम, नाम नहीं बताएंगे नहीं तो उस तरह से मैच नहीं करेगा। यहां भी वही कंडीशंस है, यहां फ्री स्पेस है, यहां पे है मीडियम, पेयर में वही है, यहाँ पे F है मान लीजिए 100 न्यूटन या 10 न्यूटन, ये भी इधर खींच रहा होगा, हम दोनों तरफ उतना नहीं दिखा रहे। F1 ये F2, यहाँ भी 10 न्यूटन है। सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए कि आप इस जगह पे हैं जब ये शुरू में दोनों बन रहा था, आप क्या सोचिएगा। मान लीजिए ऐसा आ जाए एक्सपेरिमेंट में, आप कूलम ही है आप समझिए, अगर कूलम के तरह आप सोचिए कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला चार्ज और ये चार्ज दोनों बराबर लिया, जैसा कि फार्मूला कहता है, फार्मूला कह रहा है K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मतलब आपने Q1 और Q2 और R ये तीन टर्म जो है आपने कांस्टेंट बना रखा है, यहां भी और यहां भी। फिर सिर्फ फर्क किसका है, ये आप फ्री स्पेस में रखे, किसी जार से ढक के इसको बंद काठी में रखे, इसको फ्री स्पेस बना दिए। ये किसी मीडियम में रखे, यहाँ पे सैंड भर दिए, मान लीजिए इसके बीच में सैंड भर दिए, लकड़ी भर दिए, कागज भर दिए, कुछ भी भर दिए। अब बताइए आपको क्या नजर आ रहा है, ये 50 था, ये क्या हो गया 2। तो अब तो लॉजिक एक्सप्लेन कीजिएगा ना कि आखिर ये 2 घटा किस पे, किस आधार पे घट रहा है या किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, ये घट किस पे रहा है। तो अगर आप जरा सा ध्यान से देखिएगा कूलम्ब्स लॉ को, तो आपको क्या नजर आता है कि Q और ये R, अगर ये 3 कांस्टेंट है तो चौथा इसमें क्या नजर आ रहा है, K। तो K ही एक ऐसा टर्म है जिस पर फोर्स जो है वो K पर डिपेंड करने लग गया यहाँ पे फिलहाल मीडियम बदलने से। इसका मतलब है K एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके अंदर मीडियम पर वैल्यू बदल जाती है, मतलब कोई अलग अलग मीडियम लीजिएगा तो K का मान भी अलग अलग हो जाएगा, ये वैल्यू इसकी जो होगी वो बदल जाएगी।
तो कहने का मतलब क्या है कि के जो है वो मीडियम डिपेंडेंट हुआ, ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और आप इसी कंडीशन में आप यहां भी आप लगा रहे हैं और यहां भी एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ फ्री स्पेस है और यहाँ क्या है, मीडियम है, और दोनों ही केस में क्या है, 10 के 10 मिल रहा है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, तो एक इसका नाम है टॉर्सनल बैलेंस। जिस तरह से बैलेंस मतलब एक तरह से समझिए नापने वाला तुला जिसको कहते हैं हिंदी में। तो बैलेंस कई तरह का होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, बीम बैलेंस होता है, जिसमें आप दो तराजू वाला देखे होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक वाला भी होता है, तो कई तरह का होता है। उसी तरह से एक समझ लीजिए कि इस टॉर्सन बैलेंस है। जो टॉर्सन बैलेंस है वो यूज किए थे कूलम्स के जो फोर्स है मेजरमेंट करने के लिए, वो आपको दिख जाएगा, आप नेट पे सर्च मारिए आपको दिखेगा कि एक जार के अंदर में जो है वो टॉर्सन बैलेंस, यानी कि इसमें जो टॉर्क होता है उस पर डिपेंड करता है, उस पे निकाला जाता है, तो वो कैलकुलेटिव उस तरह से करते हैं, तो उसका मुद्दा अलग है, वो आगे देखेंगे हम। फिलहाल हम बात करते हैं कि ये मेजरमेंट जब किया और इसको दोनों तरफ से जो ट्विस्टिंग आया या जो भी फोर्स मेजर किया उन्होंने सेम पाया, तो इसने क्या एक निष्कर्ष पर पहुंचाइएगा, या आप ही सोचिए क्या निष्कर्ष पर पहुंचते अगर इसको कर रहे होते। आपको तो यही समझ में आता कि एफ का फॉर्मूला जो है वो दरअसल क्या है, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर, और आपने M1 M2 और R इन तीन को आपने अभी फिलहाल जो है इस कंडीशन में कांस्टेंट लिया इन दोनों केस में, फिर भी फोर्स सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, F का वैल्यू G जो है वो कांस्टेंट आया, तो इसका मतलब दोनों ही केस में G का वैल्यू सेम आया, चाहे मीडियम बदला या नहीं बदला उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। तो इसका मतलब क्या है कि G का वैल्यू किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे तीन चीज कांस्टेंट ले लिए इन दोनों सिस्टम में, एक में मीडियम बदले तो फोर्स भी बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों में से तो बदलने का चांस नहीं है कुछ, तो इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा होगा, के पर, और इसका मतलब है के का मान जो है वो बदल जाता है किसके कंडीशन में, मीडियम के कंडीशन में। वही बात यहाँ पे नजर आता है कि नहीं बदल रहा है। तो इससे हमको क्या पता चला कि जी जो कांस्टेंट तो होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो नाम रखें, बट इसको एक और नाम दे सकते हैं, क्या, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यानी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी मीडियम घुस जाए दो बॉडी के बीच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई इसकी वैल्यू कम होगी या ज्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो कुछ और होती, पर अभी जो हम देख रहे हैं वो ऐसा हो रहा है। अब आप इसमें समझ में आ गया होगा आपको कि जो फोर्स का वैल्यू है वो के पर डिपेंड कर गया, क्योंकि ये मीडियम बदलता है। तो हम फोर्स का बार बार तो नहीं, हम के बारे में बात करेंगे कि के का जो वैल्यू है, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अच्छा, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फटाफट बता देते हैं। एक तो इसमें सबसे पहला क्या आ रहा है, मीडियम। अब कोई भी मीडियम लीजिएगा अलग अलग मीडियम में, तो उसका वैल्यू अलग अलग होगी और उसका जो मान होगा वो अलग अलग होगा। इसको फिलहाल अगर फ्री स्पेस का अगर हम बात करते हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, आज हम वीडियो इतने दूर तक रखेंगे, इसके ज्यादा नहीं रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट की चर्चा हम के का जो वैल्यू बदलता है वो अगला वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। अभी आज हमको समझाना है कि कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ में बेसिक सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है, क्या क्या असमानता है और क्या क्या समानताएं हैं, तो बस इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इसके बारे में अभी स्टॉप करते हैं, बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो देखिए, डिपेंड करता है इसका मीडियम पे, और दूसरा किस पे करता है, कोई यूनिट पे ले रहे हैं। के का मान अब 9 × 10⁻⁹ लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है इसमें, लेकिन के का वैल्यू 1 भी हो जाता है, बट वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर बदल दीजिएगा तो वो वहां भी वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए एक लेंथ है 1 मीटर है, बट उसको सेंटीमीटर में यूज करते हैं, तो वहां पे 100 नंबर डालते हैं, 100 बराबर होता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो वो नंबर बदल जाएगी यहाँ पे, उसी तरह से वैल्यू भी बदलेगी इसके के की। वो क्या लेना है वो आगे आपको अगला लेक्चर में समझ में आएगा। अभी इस लेक्चर में हम फिलहाल इतने से ही बात करेंगे। इसमें हम बात कर रहे थे यही कि कांस्टेंट जो है वो बदल देता है वैल्यू, किस पे आधार पर, मीडियम के आधार पर। चलिए, आपको सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो क्या आ रहा है कि यहां पर जो फोर्सेस है, ये फोर्सेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2। अच्छा, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/r²। अच्छा, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ये मीडियम डिपेंडेंट है। जबकि यहाँ पे एफ जो है ग्रेविटेशनल वाला में, इलेक्ट्रिक वाले में ये
ग्रेविटेशनल वाले में क्या है, मास m1 m2 के, और फिर ये क्या है Fg 1/r² के, और Fg जो है ये क्या है, डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे। अगर देखें तो मीडियम पे ये डिपेंड नहीं करता है, तो मीडियम की बात छोड़ देते हैं। अब बात देखते हैं इन दोनों में, तो ये सिमिलरिटीज नजर आ रहा है, ये दोनों तो डायरेक्ट सिमिलर है, बट इन दोनों में अगर हम बात करें तो देखिए ये मास ओरिएंटेशन फोर्स है, यानी ये मास मास के बीच लगता है, जबकि ये किसके बीच लगता है, चार्ज चार्ज के बीच। आपको याद होगा, अगर पहले वीडियो मेरा देखे होंगे, तो किसी भी मैटर के अंदर अगर हम देखते जाए, झांकते जाए, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके अंदर देखें तो दो प्रॉपर्टीज मिलता है, एक तो मास, एक है चार्ज। तो हमको दोनों पर पता चल गया कि मास मास के बीच जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल कहते हैं, और जो चार्ज के बीच लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं अगर रेस्ट में है तो या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं जब मोशन में आ जाता है चार्ज भी, तो वहां पे एक फोर्स और जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी टोटल कंबाइंड फॉर्म चार्ज से ओरिएंटेड अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अब बात करते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बातें क्या है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि तीसरा यहाँ पे फैक्टर मौजूद है कि कोई मीडियम अगर बीच में आ जाए इन दोनों के बीच, तो ये डिपेंड करने लगता है इसके बीच का इंटरेक्शन, कि भाई ये डिसाइड करता है मीडियम कि कितना लगाओगे, कितना होना चाहिए फोर्स, ये डिसीजन देता है मीडियम। तो बड़ा कमाल का है ना ये वाला। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बड़ा गजब का है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। देखिए आप कोई भी चीज है पृथ्वी पर, आप देखे होंगे कि कोई भी बॉडी में, चाहे वो प्लास्टिक हो, कचरा हो, गंदा हो, अच्छा हो, खूबसूरत हो, बेकार लगता हो, भद्दा देखने में हो, दुनिया का कोई भी चीज है जिसके अंदर मास है, पृथ्वी कभी भी इसको क्या करता है, रिपेल नहीं कर देता। ऐसा नहीं कि तुम गंदा है, बेकार है, बदसूरत है, चलो भागो यहाँ से, तो ऐसा अगर कर देता पृथ्वी तो सोचिए क्या होता। पृथ्वी पर सिर्फ खूबसूरत लोग बसते, खूबसूरत चीजें बसती, बदसूरत चीजें नहीं होती। पर ऐसा नहीं है, पृथ्वी भेदभाव करता ही नहीं है। असल में अगर देखें, ग्रेविटेशनल लॉ गजब का सिखाता है ज्ञान हमें, कि ग्रेविटेशन